जब x की वैल्यू 0 है तब दिस जो ब्रैकेट में लिखा है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, दिस सेट टू बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन। खास बात, द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द रोप इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। रस्सी के अलग अलग पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वह साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होती है। When x is 0, this x is 0, argument of the sin function. साइन थीटा में जो थीटा होता है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन। तो ये जो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन है यह 0 हो जाएगा। एंड साइन 0 इज 0, हेंस y इज इक्वल टू 0। और इस पॉइंट पर सचमुच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। When x is equal to lambda by 4, यह lambda by 4 है, from here to here, this is lambda by 4. The argument of the sine function 2 pi by lambda into x, it's pi by 2. x की जगह पर lambda by 4 रखो, lambda lambda cancel, it becomes pi by 2. And what is sin pi by 2? It's 1. Hence y is equal to 1. और इस पॉइंट पर सचमुच में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है that is equal to amplitude. When x is equal to lambda by 2, this is lambda by 2, from here to here, this is lambda by 2. Thus argument of the sine function 2 pi x by lambda, this is equal to pi. And sin pi is 0, hence y is equal to 0. And when x is equal to 3 lambda by 4, this is 3 lambda by 4, from here to here, this distance is 3 lambda by 4, 2 pi x by lambda, x के 3 lambda by 4 रखो, 3 pi by 2 हो जाएगा, and sin 3 pi by 2 is minus 1, hence y is equal to a. While whenever x is equal to lambda, 2 pi x by lambda, this becomes equal to 2 pi, and this sin 2 pi is 0, hence y is equal to 0. What I want to conclude is, this equation really describe the position of various particles of the rope at the instant when the photograph was clicked. जिस इंस्टेंट पर फोटोग्राफ क्लिक करा गया उस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन इस इक्वेशन के द्वारा डेफिनेटली बेहतर तरीके से डिस्क्राइब की जा सकती है और की जा रही है। किसी भी तरीके से यह इक्वेशन ओबे होती है। और आप देखें, whenever x is equal to, we use this 2 pi by lambda into x, this is phase phi. 2 pi x by lambda, this is said to be denoted by phi, and it's said to be phase of particle. इसे हम कहते हैं phase of particle. For particle P1, phase phi 1 is 2 pi x by x1 by lambda. And for P2, phase phi 2 is 2 pi x2 by lambda. पार्टिकल P1 का जो स्टेट है दैट इज फेज phi 1. पार्टिकल P2 का जो स्टेट है दैट इज फेज phi 2. फेज phi 1 is given by this, phase phi 2 is given by this. We used to say that पार्टिकल P1 और P2 में कुछ फेज डिफरेंस है. फेज डिफरेंस between P1 and P2.
पार्टिकल P1 और P2 में कुछ फेस डिफरेंस है, दैट फेस डिफरेंस इज डिनोटेड बाय phi एंड इट्स phi2 minus phi1. और इट्स 2 pi by lambda into x2 minus 2 pi by lambda into x1. Or this phase difference phi is 2 pi by lambda into x2 minus x1. We used to say that the phase difference delta phi is given by 2 pi by lambda into path difference. x2 minus x1 is path difference. x2 minus x1 it's delta x and it's path difference. दो पार्टिकल वेव के अलग अलग पर यदि हैं तो उन दोनों पार्टिकल में कुछ फेज डिफरेंस होता है और कुछ पाथ डिफरेंस होता है. फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल is related to path difference like this. दो पार्टिकल का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इस इक्वेशन के द्वारा रिलेट करा जा सकता है. We can say that the path difference is given by lambda by 2 pi into phase difference. The two very very important expressions. To say जरा पाथ डिफरेंस की जगह पर 0 रखिए, पाथ डिफरेंस की जगह पर लैम्डा रखिए, 2 लैम्डा रखिए, 3 लैम्डा रखिए. द टू पार्टिकल्स वुड बी इन सेम फेस यदि उन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. दो पार्टिकल सेम फेस में होंगे यदि उनके बीच में फेस डिफरेंस होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई. और दो पार्टिकल अपोजिट फेस में होंगे यदि उनके बीच में फेस डिफरेंस होगा. जरा पाथ डिफरेंस की जगह पर लैम्डा बाय 2 रखें, 3 लैम्डा बाय 2 रखें, 5 लैम्डा बाय 2 रखें, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट द फेस डिफरेंस या तो होना चाहिए पाई या फिर होना चाहिए 3 पाई या फिर होना चाहिए 5 पाई. मतलब यदि फेस डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो अपोजिट फेस में सेम फेस और अपोजिट फेस की कंडीशन ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. मैंने कहा कोई सा भी पॉइंट P1 x1 पर है. फॉर P1 यदि वो x1 पर है तो उसका फेस phi1 कहा जाएगा 2 पाई x1 बाय लैम्डा. पॉइंट P2 यदि x2 पर है तो उसका फेस phi2 कहा जाएगा 2 पाई x2 बाय लैम्डा. यह जो फेस है 2 पाई x बाय लैम्डा, यह जो साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, इसे हम फेस कहते हैं क्योंकि यही निर्धारित करता है पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन साइन का यह आर्ग्यूमेंट ही निर्धारित करता है. इसीलिए इसी को फेस कहा जाता है. 2 पाई x बाय लैम्डा फाई से डिनोट कर देते हैं और फेस ऑफ पार्टिकल कहते हैं. दो अलग अलग पार्टिकल का दो अलग अलग फेस. पार्टिकल P1 x1 की दूरी पर है, पार्टिकल P2 x2 की दूरी पर है. P1 और P2 के बीच की जो दूरी है उसे पाथ डिफरेंस कहेंगे. उसे x2 माइनस x1 से एक्सप्रेस करेंगे और यह पाथ डिफरेंस. पार्टिकल P1 phi1 फेस पर given by this, पार्टिकल P2 phi2 फेस पर given by this. दोनों पार्टिकल के बीच में फेस डिफरेंस होगा. फेस डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2 would be denoted by delta phi given by phi2 minus phi1. phi2 की जगह पर phi2, phi1 की जगह पर phi1. This delta phi is 2 pi by lambda into x2 minus x1, x2 minus x1 की जगह delta x. Phase difference between the two particles is given by 2 pi by lambda into delta x. Path difference between the two particles is given by lambda by 2 pi into delta pi. अब सेम फेस के लिए पहले ही हम लोग लिख चुके हैं. सेम फेस के लिए पाथ डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या लैम्डा होना चाहिए या 2 लैम्डा होना चाहिए या 3 लैम्डा होना चाहिए. मतलब पाथ डिफरेंस यदि n लैम्डा हो
तो सेम फेस में कहलाता है। हम कहते हैं पाथ डिफरेंस की जगह पर सेम फेस की कंडीशन निकालने के लिए पाथ डिफरेंस की जगह पर 0 रख के देखें, फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा। लैम्डा रख के देखें, फेज डिफरेंस 2 पाया जाएगा। 2 लैम्डा रख के देखें, फेज डिफरेंस 4 पाया जाएगा। 3 लैम्डा रख के देखें, फेज डिफरेंस 6 पाया जाएगा। n लैम्डा रख के देखेंगे तो फेज डिफरेंस 2n पाया जाएगा। इसका मतलब दो पार्टिकल सेम फेस में होते हैं यदि उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो या कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। मतलब कि यदि यह 0 फेस पर है तो यह पॉइंट जो कि लैम्डा की दूरी पर है यह 2 पाई फेस पर होगा। यह पॉइंट जो कि 2 लैम्डा की दूरी पर है 4 पाई फेस पर होगा। यह पॉइंट जो कि 3 लैम्डा की दूरी पर है यह 6 पाई फेस पर होगा। और इसके साथ यह और यह सेम फेस में कहे जाएंगे। अपोजिट फेस की कंडीशन क्या है? दो पार्टिकल अपोजिट फेस में होते हैं यदि उन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी λ/2 हो या 3 λ/2 हो या 5 λ/2। जनरलाइज तरीके से कहें देन ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 यदि दूरी है तो पार्टिकल अपोजिट फेस में कहे जाते हैं। मैं इसी अपोजिट फेस की कंडीशन फेस डिफरेंस के टर्म में लिखना चाहूंगा तो इस पाथ डिफरेंस की जगह पर λ/2 लिखूं, इस पाथ डिफरेंस की जगह पर 3 λ/2 लिखूं, इस पाथ डिफरेंस की जगह 5 λ/2 लिखूं। ऐसी स्थिति में यह पाथ डिफरेंस यदि λ/2 लिखूंगा तो पाई आ जाएगा, 3 λ/2 लिखूंगा तो 3 पाई आ जाएगा, 5 λ/2 लिखूंगा 5 पाई आ जाएगा। और यदि जनरलाइज्ड 2n λ/2 लिखूंगा तो 2n - 1 पाया जाएगा। इसका मतलब दो पार्टिकल अपोजिट फेस में होंगे यदि उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई या फिर एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब। अब देखिए यह मैंने ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव का सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया है। इस समय ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव का मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया है और वह कौन सा एस्पेक्ट कि एक इंस्टेंट पर जब फोटोग्राफ क्लिक करा गया उस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन अब मैं एक दूसरा एस्पेक्ट समझता हूं। मैं क्या करता हूं, वंस अगेन रस्सी वही है, इस जगह पर रस्सी बंधी हुई है और इस जगह पर दूसरा सिरा मैंने पकड़ रखा है और मैं कॉन्स्टेंटली इस रस्सी को इस तरह से हिलाऊंगा, उसमें ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव डालूंगा। वैसी स्थिति में मैं क्या करता हूं, रस्सी का कोई सा भी एक एंड, कोई सा भी एक पार्टिकल, कोई सा भी एक पॉइंट होल्ड कर लेता हूं, उसे होल्ड करके उस पर एक डार्क स्पॉट बना देता हूं, एक ब्लैक स्पॉट बना देता हूं, उस पर काला कलर पेंट कर देता हूं। या तो काला कर दो या बिल्कुल व्हाइट कर दो, ब्राइट कर दो उसको। मतलब रस्सी का फिर वापस दूसरा सिरा इधर पकड़ो और इस तरह से उसको हिलाने लगो, कॉन्स्टेंटली उसमें ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव जनरेट करने लगो और डालने लगो। अब इस स्थिति में क्या करना है ध्यान से समझेंगे। अब मैं एक वीडियो कैमरा लेता हूं, वीडियो कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जिससे शूटिंग की जा सकती है। उस वीडियो कैमरा को मैं वो जो मैंने डिस्टिंक्ट एक पार्टिकल जिसको नॉकआउट करा है, डार्क स्पॉट लगा के, ब्लैक पेंट करके या फिर व्हाइट पेंट करके, जिस पार्टिकल को मैंने नॉकआउट करा है, जिसको मैं अच्छी तरह से अलग ही डिस्टिंक्टली देख सकता हूं,
मैं उस वीडियो कैमरे के द्वारा उस डिस्टिंक्ट स्पॉट को फोकस करता हूं। मैं उस वीडियो कैमरे के द्वारा सिर्फ एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूं। और उस एक पार्टिकल पर उस वीडियो कैमरे को फोकस करते हुए कुछ समय तक के लिए उस पार्टिकल की मूवमेंट को रिकॉर्ड करा जाए, उस पार्टिकल की मूवमेंट को शूट करा जाए। समय के साथ वह पार्टिकल किस तरह से मूव हो रहा है इसे ऑब्जर्व करा जाए, उसकी रिकॉर्डिंग करी जाए और उस रिकॉर्डिंग को प्लॉट करा जाए। वह रिकॉर्डिंग ऐसी दिखाई देगी। नाउ एक्स एक्सिस पर मैंने क्या डिनोट करा है? टाइम। 0 टाइम पर वह पार्टिकल मीन पोजीशन पर था। कुछ समय के बाद वह पार्टिकल पीक टॉप मोस्ट पर गया, फिर कुछ समय के बाद नीचे आया, फिर सबसे नीचे आया, फिर मीन पोजीशन पर गया, फिर टॉप मोस्ट पर गया, फिर मीन पोजीशन, फिर बॉटम, फिर मीन एंड सो ऑन जाता गया। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम। समय के साथ यह पार्टिकल की मोशन है। नाउ व्हाट डू दिस ग्राफ डिनोट अस? इस बार मैं पूरी रस्सी को नहीं देख रहा हूं, मैं रस्सी के सिर्फ एक पार्टिकल को देख रहा हूं और उस पार्टिकल के समय के साथ उस पार्टिकल की मोशन को, समय के साथ उस पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। किस तरह से समय के साथ वह चेंज हो रही और वह इस तरह से चेंज होती हुई दिखाई देती। मैं कहता हूं वंस अगेन, सेम फेस फेस तो अब भी डिफाइन करा जा सकता है। सेम फेस मतलब जब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन फिर वापस वही हो जाए जो पहले थी। When the two particle gets in same phase, gets in same state, the same state of displacement, velocity and acceleration. जब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की स्टेट फिर वापस वही हो जाए जो इनिशियल थी, तो सेम फेस में। और तो बिल्कुल अपोजिट, उल्टी हो तो अपोजिट फेस में। मैं कहता हूं एक नया तरीके से डेफिनेशन दे रहा हूं, वही क्वांटिटी की जो आपको पता है। द टाइम ड्यूरेशन, द मिनिमम टाइम ड्यूरेशन during which the particle gets in same phase. पार्टिकल इस समय जिस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर था, मिनिमम जिस टाइम पर वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हो जाए, वही टाइम पीरियड कहलाता है। The time period of the periodic motion, जो पार्टिकल की मोशन है वह पीरियोडिक है। पीरियोडिक मोशन मींस व्हेन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ सेम टाइम ड्यूरेशन। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद यदि पार्टिकल अपनी मोशन रिपीट करे तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। रस्सी में किसी भी पार्टिकल की पीरियोडिक मोशन हो रही है और उस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी है। That time period T is defined as the minimum time duration after which the particle gets in same phase. We used to define a term called frequency. Frequency is defined as the number of times the particle repeats its motion in 1 second. एक सेकेंड में पार्टिकल जितनी बार मोशन रिपीट करे, अपनी periodic motion repeat करे, that is said to be the frequency. And we always relate time period and frequency like this. Time period is 1 by f or frequency is 1 by t. Time period is reciprocal of frequency, or frequency is reciprocal of time period.
we used to say the particles are in same phase. Same phase की और condition बता दूं. The particles are in same phase after each time duration of 0, capital T, 2t, 3t and so on. Or if the time duration is nt or even multiple of t by 2. हर इतने टाइम के बाद पार्टिकल सेम फेस में होता है. एंड द पार्टिकल इज अपोजिट फेस. अपोजिट फेस की कंडीशन है आफ्टर ईच टाइम ड्यूरेशन ऑफ t by 2, 3t by 2, 5t by 2 और आफ्टर ईच टाइम ड्यूरेशन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ t by 2. इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद पार्टिकल हमेशा सेम फेस में होता है और इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद पार्टिकल हमेशा अपोजिट फेस में होता है. टाइम डिफरेंस यदि इस तरह से हो तो. नाउ आई वांट टू डिस्क्राइब दिस मोशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम बाय एन इक्वेशन. किसी एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा पार्टिकल की मोशन टाइम के साथ जो हो रही है वो मैं डिफाइन करना चाहता हूं. And I'll say this equation very well defined. This equation very well defined. The motion of the particle with time. टाइम के साथ पार्टिकल की मोशन इस इक्वेशन के साथ इजीली डिफाइन की जा सकती है. Whenever time is 0, argument of the sine function is 0. एंड 2 pi t by t यदि ये 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और 0 टाइम पर सचमुच में y 0 ही है. Whenever this time is capital T by 4, 2 pi small t by capital T, this is pi by 2, sin pi by 2 is 1 and y is equal to a. Whenever this time is t by 2, the argument of the sine function, this is pi and sin pi is 0, hence y is equal to 0. Whenever this time is 3t by 4, the argument of the sine function is 3 pi by 2 and y is equal to minus 1. Whenever this time is, the argument of this sine function is 2 pi and y is equal to 0. What I mean to say is, this equation very well describes the motion of the particle with time. What I mean to say here is, this equation very well describes the motion of that particle with time. कौन सा पार्टिकल? जिस पार्टिकल पर हमने डिस्टिंक्ट स्पॉट लगाया था, जिस पार्टिकल को हमने वीडियो कैमरे के द्वारा शूट करा, जिस पार्टिकल की मूवमेंट को टाइम के साथ हमने स्टडी करा, उस पार्टिकल की समय के साथ जो मोशन हो रही है वह इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब की जा सकती है. मैंने दो इक्वेशंस को बॉक्स में रखा है. व्हाट डू दिस इक्वेशन सजेस्ट? एक इंस्टेंट पर पूरी रस्सी को देखा गया और पूरी रस्सी पर अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन को इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा. जबकि इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है? रस्सी के एक पार्टिकल को देखा गया, उस एक पार्टिकल की अलग अलग समय पर समय के साथ पोजीशन किस तरह से वेरी हो रही है वह इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा जा रहा है. लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं एक ऐसी इक्वेशन लिखना जिस इक्वेशन के द्वारा रस्सी के किसी भी पार्टिकल की किसी भी समय पर पोजीशन को, स्थिति को प्रॉपरली डिस्क्राइब करा जा सके.
मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिस इक्वेशन के द्वारा रस्सी का कोई सा भी पार्टिकल हो किसी भी समय पर उस पार्टिकल की पोजीशन को उस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा जा सके। और वही इक्वेशन में लिखता हूं, उस इक्वेशन के लिए आई विल से जस्ट सुपरपोज द टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जस्ट सुपरपोज कर दो, और जस्ट सुपरपोज करने के बाद y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय टी बाय कैपिटल T प्लस 2 पाई x बाय lambda. I will say this equation describes the position of various particles of the rope at various instant, or position of any particle of the rope at any instant. रस्सी के किसी भी पार्टिकल की पोजीशन किसी भी समय पर इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब की जा सकती है। दिस इज ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन। दिस इज ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन। अब देखिए, इस ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा। किस तरह से जहां देखेंगे, पहले रीअरेंज करने के पहले मैं कहता हूं, मैंने रस्सी में एक वेव पल्स दिया और फिर दूसरा वेव पल्स दिया। एक वेव पल्स देने के बाद दूसरा वेव पल्स देने के पहले यह जो टाइम ड्यूरेशन है, यह टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? दिस टाइम ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड। एक वेव पल्स दिया और फिर दूसरा वेव पल्स दिया। एक वेव पल्स देने के बाद दूसरा वेव पल्स देने के पहले यह जो टाइम ड्यूरेशन है, इसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। इस तरीके से मैं वेव पल्स दे रहा हूं, यह एक वेव पल्स है, यह दूसरा वेव पल्स है, यह तीसरा वेव पल्स है, तो यह एक वेव पल्स, यह एक वेव पल्स देने में जितना भी समय लगा, इसे टाइम पीरियड कहेंगे। अब इस टाइम पीरियड में यह वेव पल्स कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ेगा? एक वेव पल्स देने के दौरान वह जो वेव पल्स है, लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो वह वेव पल्स इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। वी यूज टू से दैट lambda is the distance traveled by the wave during time period t. Lambda is the distance traveled by the wave during time period t. Distance traveled by the wave per unit time. This should be denoted by v, and this is called wave velocity, and also given by lambda f. Lambda is the distance traveled by the wave during time t. Lambda upon t, this is denoted by v, and this should be called wave velocity. Wave इतनी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, हर कैपिटल टाइम t में लैम्डा डिस्टेंस से वेव आगे बढ़ जाती है। देखिए, इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। हर टाइम ड्यूरेशन कैपिटल टी में फेज चेंज 2 पाई से होता है। 2 पाई इज द फेज चेंज ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी।
2 pi is the phase change during time period t. This 2 pi by t, it's denoted by omega, and it's said to be angular velocity. Angular velocity of the wave. 2 pi f. This is the angular velocity of the wave. मैं इस ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव को रीअरेंज करने जा रहा हूं. मैं इसे इस तरह से रीअरेंज करूंगा. y इज इक्वल टू a, और इधर ही रीअरेंज करके फाइनली इधर लिखूंगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय टी कॉमन ले लेता हूं, t प्लस x अपॉन लेमडा बाय टी. I'll rewrite transverse propagating wave like this. Y is equal to a sine omega t plus x by v. And this is said to be the standard form of transverse propagating wave equation. This is the standard form of transverse propagating wave equation. Now this equation describes the position of any particle of the rope at any instant. जो रस्सी की मोशन हो रही है, उस रस्सी की मोशन को इस इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा जाना चाहिए. हाँ, फेज डिफरेंस भी नहीं, मैंने अभी ये लिखा है बस. अब इसमें सब कुछ आ गया. हाँ, तो वो तो इनिशियल कंडीशन रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमारे कहीं भी ऑपरेशन में उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बस इनिशियल कंडीशन वाली बात है कि पार्टिकल को क्या ले रहे. Now, एक छोटा सा सवाल. y इज इक्वल टू 3 sin 10 pi t plus 5x. Tell me the wavelength, tell me the frequency, tell me the time period, tell me the velocity, tell me the max velocity of particle, tell me the angular velocity, tell me the amplitude. Now, देखिए, एम्पलीट्यूड 3 डायरेक्टली दिख रहा है, ओमेगा 10 पाई डायरेक्टली दिख रहा है. इक्वेशन को कंपेयर करके एम्पलीट्यूड और ओमेगा डायरेक्टली दिख रहा है. वेलोसिटी भी डायरेक्टली दिख रही है 0.2.
नाउ दिस ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 5 डायरेक्टली दिख रही है, तो टाइम पीरियड 0.2, ये 5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड डायरेक्टली दिख रहा है। नाउ वेलोसिटी इज लैम्डा बाय टी। वेलोसिटी की जगह पर रख दे हम 0.2 टाइम, वेलोसिटी की जगह पर 0.2 रख दें या वेलोसिटी, और टाइम पीरियड की जगह पर रख दे 0.2, वेवलेंथ वुड बिकम 0.04 मीटर्स। अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देखिए यह वेव वेलोसिटी है, यह वेव वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में फर्क है। वेव वेलोसिटी इज v, while पार्टिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की पोजीशन y है, पार्टिकल वेलोसिटी it's always defined as dy by dt, the rate of change of position of particle along y axis. dy by dt is particle velocity. तो यह जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी a ओमेगा cos ऑफ द सेम फंक्शन, डिफरेंशिएट कर दिए dy by dt, a ओमेगा cos ऑफ द सेम आर्गुमेंट। और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए cos पाई की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। Hence the maximum velocity of the particle is a omega, that is 30 pi. This would be the maximum velocity of any particle. किसी भी पार्टिकल की यह मैक्सिमम वेलोसिटी है। And this is ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन। विद दैट 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर वापस कंटिन्यू करूंगा। आर्टिकल इज राइटिंग अ वेव इक्वेशन 201, 202, 301, 302। हाँ, तो my next article is writing a wave equation। किसी भी, जैसे रस्सी में, रस्सी इधर बंधी हुई है और उसका एक सिरा मैंने पकड़ रखा है, और रस्सी को कॉन्स्टेंटली मैं वेव मोशन दिए जा रहा हूं, कॉन्स्टेंटली मैं डिस्टर्बेंस जनरेट करा जा रहा हूं, और डिस्टर्बेंस जनरेट करने से उसमें एक वेव मोशन है। रस्सी के 4 पार्टिकल्स मैंने आइडेंटिफाई करे, और चारों पार्टिकल की मोशन को मैंने टाइम के साथ देखा। पार्टिकल P1, पार्टिकल P2, पार्टिकल P3, and so on। और इसी तरह से पार्टिकल P4 की टाइम के साथ।
यह चार वेव मोशन को देखिए, चार पार्टिकल की समय के साथ मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए वंस अगेन सिचुएशन वही है, एक रस्सी को मैंने एक रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है और रस्सी का दूसरा सिरा मेरे हाथ में है और कॉन्स्टेंटली मैं उसमें वेव मोशन दिए जा रहा हूं, कॉन्स्टेंटली उसमें मैं ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव्स डाले जा रहा हूं। रोप मीडियम में ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। अब उस रोप मीडियम में मैंने चार पार्टिकल्स आइडेंटिफाई करे, चार पार्टिकल्स को नॉकआउट करा और उन चार पार्टिकल की समय के साथ मैंने मोशन को ऑब्जर्व करा। एक पार्टिकल की मोशन इस तरह से ऑब्जर्व हुई, जीरो टाइम पर वह मीन पोजीशन पर थी, फिर ऊपर गई, फिर मीन पोजीशन पर नीचे आई, फिर मीन पोजीशन पर, और इस तरह से होती रही। जबकि दूसरे पार्टिकल की जीरो टाइम पर इस तरह से, जबकि फिर वो स्टार्ट नीचे जाके हुआ, फिर ऊपर इस तरह से। तीसरा पार्टिकल, रस्सी के अलग अलग पार्टिकल अलग अलग तरीके से मूव करेंगे, कोई ऐसे अलग अलग तरीके से ऐसे मूवमेंट दिखेगा आपको। रस्सी ऐसे ऐसे हो रही है तो एक पार्टिकल ऊपर है तो एक नीचे होगा, और रस्सी का चौथा पार्टिकल जब मैंने देखा तो जीरो टाइम पर वह पीक पर था, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर नीचे गया, फिर मीन पोजीशन पर, और इस तरह से उसका मोशन कंटिन्यू है। जबकि रस्सी के चौथे पार्टिकल का मोशन इस तरह से। यह चार पार्टिकल मैंने बड़े चुन के, बड़े ध्यान से सोच समझ के चार पार्टिकल आइडेंटिफाई करके उनकी मोशन इस ग्राफ के द्वारा बताई। द मोशन ऑफ द फोर पार्टिकल कैन ऑलवेज बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन। इस पार्टिकल की मोशन को इजिली इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा जा सकता है, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t। सेकेंड पार्टिकल की मोशन को इजिली इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा जा सकता है, y2 इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t। तीसरे पार्टिकल की मोशन को इजिली इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा जा सकता है, y3 इक्वल टू a cos ओमेगा t। चौथे पार्टिकल की इक्वेशन को इजिली इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा जा सकता है, y4 इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t। इस समय जो मैंने रस्सी के चार पार्टिकल्स आइडेंटिफाई करे हैं और उन चार पार्टिकल्स की जो मूवमेंट को देखा है, उन मूवमेंट को इजिली इन चार इक्वेशन के द्वारा डिनोट करा जा सकता है, इन चार इक्वेशन के द्वारा लिखा जा सकता है। नाउ आई वांट टू रिलेट द मोशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द रोप in terms of phase and phase difference। रोप के अलग अलग पार्टिकल्स की मोशन को मैं फेस और फेस डिफरेंस के टर्म्स में रिलेट करना चाहता हूं। देखिए मैं सबसे पहले y1 और y2 को करता हूं। वैसे y1 और y2 से रिलेट करने में थोड़ा समस्या ही है, मैं में फिर y1 और y3 को रिलेट करूंगा, फिर उसको जनरलाइज करूंगा, चार बार एक ही चीज को समझाऊंगा। पहले y1 और y2 को देखें। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को ऑब्जर्व करें। पार्टिकल 1 की इस जीरो इंस्टेंट पर स्टेट को देखें। पार्टिकल 1 की इस जीरो इंस्टेंट पर स्टेट को देखें और पार्टिकल 2 की इस इंस्टेंट पर स्टेट को देखें। ऑब्जर्व द फेस ऑफ पार्टिकल 1 एट जीरो इंस्टेंट एंड ऑब्जर्व द फेस ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। और यह टाइम कितना है? दिस टाइम इज कैपिटल T, दिस टाइम इज T/2।
0 टाइम पर पार्टिकल 1 को ऑब्जर्व करें और t/2 टाइम के बाद पार्टिकल 2 को ऑब्जर्व करें। क्या आपको पार्टिकल 1 इस इंस्टेंट पर और पार्टिकल 2 इस इंस्टेंट पर सेम स्टेट पर नहीं दिखते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर पार्टिकल 1 और इस इंस्टेंट पर पार्टिकल 2 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की कंडीशन आइडेंटिकल है? क्या आप देख सकते हैं कि यह दोनों पार्टिकल सेम फेस में है? और यदि यह दोनों पार्टिकल इन दोनों इंस्टेंट पर सेम फेस में हैं, तो देखिए जो स्थिति पार्टिकल 1 की 0 टाइम पर है वही स्थिति पार्टिकल 2 की कैपिटल T/2 टाइम पर है। नाउ कैपिटल T/2 टाइम कॉरस्पॉन्ड टू पाई फेस। कैपिटल T टाइम कॉरस्पॉन्ड टू पाई फेस। T/2 टाइम कॉरस्पॉन्ड टू पाई फेस। अल से पार्टिकल 1 में और पार्टिकल 2 में वेव y1 में और वेव y2 में पाई का फेज डिफरेंस है। पार्टिकल 1 में और पार्टिकल 2 में वेव y1 में और वेव y2 में पाई का फेज डिफरेंस है। दोनों वेव में पाई का फेज डिफरेंस है। तो पाई का यदि फेज डिफरेंस है तो एक वेव लीडिंग होती है और एक वेव लैगिंग होती है। चूंकि इवेंट पार्टिकल 1 में पहले हो रहा है और वही इवेंट पार्टिकल 2 में बाद में हो रहा है, इसलिए पार्टिकल 1 को वेव y1 को लीडिंग वेव कहेंगे। y1 इज लीडिंग y2 बाय पाई। इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, y2 इज लैगिंग y1 बाय पाई। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखा जाएगा जरा देखिए। y1 इज लीडिंग y2 बाय पाई, तो पहले y2 लिखूं माइनस a साइन ओमेगा टी, दिस इज y2। इसमें लीड करवाना है तो ओमेगा टी के आगे प्लस लगा दीजिए। लीड पाई से कराना है तो प्लस पाई कर दीजिए और ये हो जाना चाहिए y1। y1 इज लीडिंग y2 बाय पाई। y2 इज लैगिंग y1 बाय पाई। इसे मैथमेटिकली लिखने के लिए y1 पहले y1 लिख देता हूं a साइन ओमेगा टी। लैगिंग करना है इसलिए माइनस, और लैगिंग पाई से करना है इसलिए माइनस पाई, और लैगिंग पाई से कर देने के बाद यह y2 हो जाता है। y2 इज लैगिंग y1 बाय पाई। मैंने दो पार्टिकल्स की मोशन को, दो वेव्स को फेस और फेस डिफरेंस के टर्म्स में रिलेट करा है। y1 और y2 को इन दोनों पॉइंट के द्वारा तो हमने देखा ही, हम किसी दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। देखिए इस तरीके से, यदि मैं 0 इंस्टेंट पर इसे देखने के बजाय 0 इंस्टेंट पर इसे देखता और T/2 टाइम के बाद इसे देखता, तो देखिए अभी भी ये दोनों पॉइंट को देखकर हम सेम फेज में नहीं कह सकते। जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का है वही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का है। इस इंस्टेंट इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो 0 टाइम पर है वही पार्टिकल P1 का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन T/2 टाइम के बाद है। फेज डिफरेंस अभी भी पाई दिख रहा है, लेकिन इस बार लीडिंग कौन दिख रहा है? क्योंकि 0 टाइम पर वह इवेंट y2 में हो रहा है इसलिए लीडिंग है। कुछ समय के बाद यही इवेंट y1 में हो रहा है इसलिए लैगिंग है। हम कहेंगे y2 इज लीडिंग y1 बाय पाई, या फिर हम कहेंगे y2 इज लीडिंग y1 बाय पाई, या फिर हम कहेंगे y1 इज
लैगिंग y2 बाय पाई। ये जो y1 है, क्योंकि इसमें इवेंट बाद में हो रहा है इसलिए लैग कर रही है। कितना लैग कर रही है? पाई से। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? y2 इज लीडिंग y1 बाय पाई, तो पहले y1 लिखू, a साइन ओमेगा टी। लीड करवाना है इसलिए प्लस, और लीड पाई से करवाना है इसलिए पाई। दिस इज y2। Here we have y2 is leading y1 by pi और y1 is lagging y2 by pi, तो पहले y2 लिखू माइनस a साइन ओमेगा टी। लैगिंग कराना है इसलिए माइनस, और लैगिंग पाई से कराना है, hence this is y1। कुछ प्रॉपरली समझ में नहीं आया, क्योंकि हर बार लीडिंग लैगिंग हर बार पाई से ही होता रहा। मैं इसी चीज को एक और बार क्लियरली समझाऊंगा, और भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। इस बार y1 और y2 को कंपेयर नहीं करता हूं, इस बार y1 और y3 को कंपेयर करके बताता हूं। y1 और y3 को कंपेयर करके जब बताऊंगा तब यह चीज और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी कि कब लीडिंग लिखना, कब लैगिंग लिखना, किसको लीडिंग कहना, किसको लैगिंग कहना, और किस तरह से कहना। एक और बार देखेंगे, इस बार y1 और y3 का कंपैरिजन देखिए। देखिए, पार्टिकल 1 को 0 इंस्टेंट पर ऑब्जर्व कीजिए। पार्टिकल 1 का 0 इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देखिए। पार्टिकल 3 का इस इंस्टेंट पर स्टेट को देखिए, इस इंस्टेंट पर फेस को देखिए, इस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को देखिए। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 इन दोनों इंस्टेंट पर ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? अब जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पार्टिकल 1 का इस समय पर है, वही डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पार्टिकल 3 का इस इंस्टेंट पर। दोनों सेम फेस में, दोनों आइडेंटिकल स्टेट में, लेकिन दोनों में टाइम ड्यूरेशन का एक लैग है। यह तो 0 टाइम हो रहा है, जबकि यह 3t/4 टाइम पर हो रहा है। यह 3t/4 टाइम पर। 3t/4 टाइम correspond to what phase? 3π/2 फेज। मतलब इन दोनों में 3π/2 का फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस है, लेकिन कौन लीडिंग है, कौन लैगिंग है? 0 टाइम में इवेंट y1 में हो रहा है, जबकि कुछ समय के बाद यही इवेंट y3 में हो रहा है। क्योंकि यह इवेंट पहले y1 में हो रहा है इसलिए y1 लीडिंग, क्योंकि यह इवेंट बाद में y3 में हो रहा है इसलिए y3 लैगिंग। y1 is leading y3 by 3π/2. y3 is lagging y1 by 3π/2. y1 y3 को लीड कर रहा है 3π/2 से। y1 में चूंकि इवेंट पहले हो रहा है इसलिए y1 लीडिंग, y3 में चूंकि इवेंट बाद में हो रहा है इसलिए y3 लैगिंग। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? y1 is leading y3 by 3/2. y1 is leading y3 by 3/2, तो y3 की जगह लिखे a cos ओमेगा टी। लीडिंग कराना है इसलिए प्लस, और लीडिंग 3π/2 से कराना है इसलिए प्लस 3π/2, एंड दिस इज y1।
y3 is lagging y1 by 3 pi by 2. y3 is lagging y1 by 3 pi by 2. तो पहले y1 लिखूं a sin ओमेगा t, और लैगिंग करना है इसलिए माइनस, और लैगिंग 3 पाई बाय 2 से करना है इसलिए माइनस 3 पाई बाय 2 y3. मैथमेटिकली हम इस तरह से, लेकिन इन्हीं दोनों वेव को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता था. अभी जिस इंस्टेंट पर देखा है उस इंस्टेंट पर देखने के बजाय, जीरो इंस्टेंट पर y1 को देखने के बजाय, यदि जीरो इंस्टेंट पर y3 को देखा जाए, जीरो इंस्टेंट पर y3 को देखा जाए और सेम फेज में y1 इस इंस्टेंट पर है, एंड दिस इज t by 4. t by 4 time correspond to what phase? pi by 2 phase. यदि इस इंस्टेंट को और इस इंस्टेंट को y1 और y3 के इन दोनों इंस्टेंट को देखें, y1 और y3 के इन दोनों इंस्टेंट को देखें, तो हम पाएंगे कि दोनों वेव में फेस डिफरेंस पाई बाय 2 का है. y1 और y3 के इन दोनों इंस्टेंट को देखेंगे तो t बाय 4 का टाइम डिफरेंस दिखेगा, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 दिखेगा. इस बार फेज डिफरेंस डिफरेंट दिख रहा है. देखिए पहले फेज डिफरेंस 3 पाई बाय 2 दिख रहा था, लेकिन इन दोनों को देखने से फेज डिफरेंस 3 पाई बाय 2 दिख रहा है. लीडिंग कौन दिख रहा है? y3, क्योंकि y3 में इवेंट जीरो टाइम में हो रहा है. क्योंकि y3 में इवेंट पहले हो रहा है इसलिए यह लीडिंग है. क्योंकि y1 में इवेंट बाद में हो रहा है इसलिए लैगिंग है. और हम कहेंगे y3 इज लीडिंग y1 बाय 5 by 2 और y1 इज लैगिंग y3 बाय 5 by 2. मैथमेटिकली y3 is leading y1 by pi by 2. तो पहले y1 लिखूं a sin ओमेगा t plus pi by 2 is y3 and y1 is lagging y3 by pi by 2. तो पहले y3 लिखूं a cos ओमेगा t, लैगिंग करना है इसलिए माइनस, और लैगिंग pi by 2 से, and this is y1. दो वेव्स को लीडिंग और लैगिंग के टर्म्स में किस तरह से रिलेट करा जाता है, इसे मैं जनरलाइज करता हूं. हाँ अच्छा, आई एम सॉरी.